मंदिर मुल्तान नगर में। मुल्तान नगर का ये सबसे भव्य आलीशान आर्य समाज मंदिर है, जहाँ पे विभिन्न विशेषताएं हैं इस मंदिर की। आज यहाँ पर इस आर्य समाज मंदिर में पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति की 67वीं पुण्य स्मृति दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति का 67वां पुण्य स्मृति दिवस समारोह हो रहा है, जिसके तहत यहाँ पर जो कार्यक्रम होंगे वो यज्ञ किया जाएगा और शाम 6:30 से 8:30 बजे तक भजन संध्या होगी। भजन प्रस्तुतिकरण युवा भजनों उपदेशक आचार्य मुकेश शास्त्री और उनके साथी करेंगे। यहाँ पर इसके अलावा योगा भी सिखाया जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के योगा सिखाए जाते हैं। ये बड़ा आधुनिक किस्म का मंदिर है, आर्य समाज मंदिर होने के साथ साथ यहाँ पर आइए आपको अंदर के दृश्य दिखाते हैं। मौजूद है जहाँ पर आज 67वीं पुण्य स्मृति दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है पंडित लोकनाथ का। ये राजकुमार आर्य जी हैं जो इस मंदिर के प्रधान है। मैं सिर्फ एक बात बताऊंगा फिर खत्म करूंगा। मैं बहुत सारे मंदिरों, संगठनों, बहुत सारे समाज सेवी संस्थाओं में जाता हूँ और उनके प्रधानों के इंटरव्यू लेता हूँ। तो जैसे सबसे बढ़िया व्यक्ति जो मिले वाकई बड़े बिना राजकुमार आर्य जी। वो कहते हैं कि आर्य समाज मंदिर का मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं सबसे पहला सेवक हूँ। यहाँ पे चाहे पंखे की फिटिंग करनी हो, कुर्सी उठा के उधर रखनी हो, या कोई जूते चप्पल उठा के साइड रख रहे हो, कुछ किताब इधर से उधर रखी हूँ, मैं सबसे पहले वो काम करूंगा। इस बात का इंतजार करूंगा कि कोई कर्मचारी सेवक आए और वो काम करे। अन्य जगहों पे आमतौर पर प्रधान पहले हुक्म देते हैं कि राजा भोज के पास कोई गंगू देवी आए फिर ये काम करे। तो इन्होंने कोई राजा भोज गंगू देवी का फर्क नहीं है, उनका सारे काम मैं ही करूंगा। ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है। अब खैर शुरुआत प्रोग्राम से करते हैं। जो लोग नहीं जानते उनको पहले पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति के विषय में बताइए। देखिए जी, पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति जी, ये इनका जन्म मुल्तान में हुआ, जो पाकिस्तान में चला गया है। वहाँ कोट अद्दू एक जगह है मुजफ्फरनगर में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। और ये महर्षि दयानंद के जब प्रवचन वगैरह उनके शिष्य जाते थे वहाँ पे, भजनोपदेश मंडलिया वगैरह जाते थे, क्योंकि ये भी पहले पौराणिक थे। अच्छा। तो इन्होंने पहले तो जो विरोध में खड़े होते थे ना, उनके साथ होते थे। अच्छा। जब इन्होंने उनके प्रवचन सुने और उनको ध्यान से देखा भी ये आर्य समाज है क्या, ये किन को मानता है, उन्हें देखा ये तो वेदों को मानते हैं। वेदों को मानने, वेद तो हमारी संस्कृति है, हमारा संविधान है, हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का, और धर्म का ही नहीं, मैं कहता हूँ ये एक सरकार का सर्वश्रेष्ठ महाग्रंथ है। हाँ, ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। और यानी प्रकृति का भी, पूरा ब्रह्मांड का ये एक तरह से एक निचोड़ है। इसके अंदर सारी कुछ विद्याएं इसके अंदर दी हुई है। तो ये फिर पक्के अनुयायी बने तो इतने पक्के अनुयायी बने कि इन्होंने अपना जीवन पूरा महर्षि दयानंद के मिशन में लगा दिया। अच्छा। हाँ, पूरे मिशन में लगा दिया। और इन्होंने, जैसे आर्य समाज ने एक आंदोलन छेड़ा था कि जो इंटरकास्ट विवाह है वो नहीं होते थे जी, पहले अलाउड नहीं थे। अच्छा। तो आर्य समाज ने अंग्रेजों से एक कानून पास करवाया था, अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह करना पहले इलीगल था। मान लो हो भी गया, बच्चा पैदा हो गया तो इलीगल माना जाता था, अवैध माना जाता था, और उसका संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता। तो आर्य समाज ने एक आंदोलन करके और अंग्रेजों से एक कानून पास कराया, आर्य हिंदू मैरिज एक्ट 1937। अच्छा। तो उसमें फिर इंटरकास्ट, उसमें विवाह होने लगे। हालांकि बड़ा मुश्किल कार्य था। और पंडित जी ने भी जो रत्ना देवी से जो विवाह किया वो भी इंटरकास्ट विवाह था। बहुत विरोध हुआ था।
मगर इन्होंने कहा नहीं, हम आर्य सिद्धांतों के मानते हैं, वेद हमारे ग्रंथ हैं, वेद हमारा संविधान है, ये सृष्टि का संविधान है, तो हम इसी को मानेंगे। तो आगे फिर इन्होंने ही, मैं अगर इनके बारे में बताऊं, सरदार भगत सिंह का ये जो भी संस्कार इन्होंने करवाया था, हाँ, और उन्होंने जितने क्रांतिकारी थे सबको ये मार्गदर्शन देते थे। अच्छा। ये खुद भी जेल गए, वहाँ आजादी की लड़ाई में खुद भी जेल गए, और कितने ही युवकों का, सरदार भगत सिंह से लेकर के राजगुरु सुखदेव, सबका मार्गदर्शन दिया इन लोगों ने। और फिर आगे तो ये जब पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद ये यहाँ पे मुल्तान नगर में आ गए। मुल्तान नगर में आकर के इन्होंने अपना निवास स्थान यहाँ पे बनाया 1950 में, 1952 में। 52 में। तो 1957 में 2 अगस्त 1957 में इनका, और यहीं पे इनका दाह संस्कार किया गया। और भाई जो राकेश शर्मा है, जो प्रथम मंत्री से यात्री हैं, इनके भारत के प्रथम मंत्री यात्री राकेश शर्मा का भी जुड़ाव मुल्तान नगर नाम की कॉलोनी से, हाँ जी, प्रधान जी बता रहे हैं। बिल्कुल, ये राकेश शर्मा जो है पंडित जी के सगे पौत्र हैं, देवेंद्र नाथ। हाँ, जो बड़े बेटे देवेंद्र नाथ जी हैं, उनके सुपुत्र का नाम राकेश शर्मा है। तो इनका नाम रखा पंडित जी ने, कपिल रखा था। एक्चुअली इनका नाम कपिल रखा था पंडित जी ने, हाँ जी। तो बाद में फिर घर वालों को नाम थोड़ा पुराना लगा, तो इन्होंने स्कूल में नाम रखवा दिया इनका राकेश। अच्छा। मगर इनको जब पता लगा रहा भाई राकेश शर्मा को, मेरा नाम दादा ने कपिल रखा था और घर वालों ने बदल के मेरा राकेश कर दिया, जब उनका पुत्र हुआ तो उसका नाम कपिल रखा। बहुत बढ़िया। ये नहीं, मैं दादा की बात तो चलिए, मेरा तो पलट दिया, मेरा कौन पलटेगा, मैं रखना हूँ अपने बेटे का। तो ये बड़ा संस्कारवान एक परिवार रहा जी, और इन्होंने देश के लिए बड़ी, और आर्य समाज के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बहुत बड़ा कार्य किया है। पंडित जी के जो, अब आप देखोगे ये यज्ञ चल रहा है, इसके बाद में एक यज्ञ प्रार्थना गाई जाती है। अच्छा। यहाँ पे नहीं, पूरे संसार में जितने भी आर्य समाज है, अच्छा, उनमें यज्ञ के बाद में एक प्रार्थना गाई जाती है, यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्जवल कीजिए, अच्छा, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। ये रचना पंडित जी की है। हाँ, ये इन्हीं की है रचना। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मिजोरम से आसाम तक, ये जितने भी आर्य समाज मंदिर है, यहाँ भारत में नहीं, पूरे संसार में, देश में भी जितने भी आर्य समाज हैं, यज्ञ के बाद में जो प्रार्थना का गायन किया जाता है, ये पंडित जी हैं, ये सर्वमान्य प्रार्थना है ये। तो ये 3-4 चीजें तो ऐसी जुड़ी हुई है पंडित जी के साथ में। ऐसे तो ये पुस्तक मेरे हाथ में है, मैंने बड़ा, इसके अंदर बहुत सारी चीजें, इसमें ऐसी विचित्र चीजें दी हुई है कि एक गांव, ये पुस्तक 2 बार प्रकाशित करवाई गई। हाँ, अभी नया संस्करण अब की बार और भी आ रहा है। ये 2024 का है? नहीं, ये 2024 का नहीं, तो अंडर प्रिंटिंग है वो। अच्छा। हाँ, अभी छप रहा है, काफी छप चुका है। तो उसका हमारा वार्षिकोत्सव में उसका विमोचन करेंगे। तो वो इसका प्रस्तुत रूप है, बहुत बढ़िया पुस्तक छप रही है, वो जिल्द वाली पुस्तक रहेगी। और उसके अंदर कुछ मटेरियल जो हमारे सरदे प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु जी अबोहर में है, वो बड़े लेखक है, आज तक के जितनी जीवनियां उन्होंने लिखी है किसी ने नहीं लिखी। अच्छा। तो उन्होंने काफी सारा मटेरियल उस पुस्तक में दिया है नया, राजेंद्र जिज्ञासु जी अबोहर वाले। तो वो उस पुस्तक में अब की बार जो नया संस्करण छप रहा है वो परिष्कृत है, उसमें और नई चीजें हमने कुछ जो इनके विषय में नहीं दी गई, छूट गई थी, वो सारी चीजें भी इसमें दी। हम राकेश शर्मा पे आते हैं। भारत का शायद ही कोई नागरिक होगा जो राकेश शर्मा, जो पढ़ा लिखा होगा, ना जानता हो। खुद मैं 90 के दशक में अपने कोर्स की किताबों में उनको पढ़ा करता था। मुल्तान नगर के आर्य समाज मंदिर से सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष भारतीय प्रथम अंतरिक्ष यात्री का क्या संबंध है? संबंध तो ये जी, जिनके नाम से ये यज्ञशाला है पंडित जी के नाम से, जिन्होंने, जिसकी कृपा से ये आर्य समाज खड़ा हुआ था, जो जमीन ली गई थी। और इस मंदिर में आते जाते रहे या उनके परिवार? नहीं, परिवार तो आते ही, परिवार तो बैठा है, वो उनका भाई है, उनके चाचे का बेटा, सगे चाचे का कजन है। अच्छा, वो पुत्र वधू है। और वो जो बैठी है सुनीता जी, वो उनके पुत्र वधू, वो पौत्र वधू है, ये पुत्र वधू है सुनीता जी, राकेश शर्मा की चाची है। वो जो आप महिला बुजुर्ग की देख रहे हैं, वो प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा की चाची है। और वो चचेरे भाई देख रहे हैं, वो उनकी भाभी लगती है रिश्ते में, और ये उनके सगे चचेरे भाई। और ये जगह जो आप इलाका देख रहे हैं, यहाँ पे राकेश शर्मा का जुड़ाव रहा बचपन में। हाँ, बिल्कुल, बचपन में नगर की गलियों में खेले हैं।
राजकुमार जी, हमने लोकनाथ जी के बारे में बात करी, हमने राकेश नाथ जी के बारे राकेश शर्मा जी की बात करी, हमने सब चीजें बात करी। आपका बारे में बात ना करी तो सच में विषय अधूरा रह जाएगा। आप पिछले 9 साल से 9.5 साल से इस मंदिर के प्रधान है। आपके आगमन के बाद आपने क्या क्या सुधार और क्या क्या बेहतर चीजें करने का प्रयास? देखिए जी, मैं 2015 में मैंने ये कार्यभार संभाला था जी। तो हमारी ये यज्ञशाला जर्जर हो चुकी थी। ये वाली अच्छा। जर्जर हो चुकी थी। हमने इस यज्ञशाला का एक भव्य यज्ञशाला का निर्माण करवाया। अच्छा। और हमने निर्णय लिया कि पंडित जी के नाम से यज्ञशाला हम यहाँ से देख रहे हैं, आप ही के कार्यकाल में निर्मित हुई। जी जी। और वो 2016 में, ये 16 अक्टूबर अच्छा 2016 में इसका उद्घाटन हुआ था। और जो परिसर देख रहे हैं आप, अतिथि प्रांगण, उसमें रुकने के लिए काफी, जो आप बिल्डिंग का हिस्सा देख रहे हैं, इसको वो अतिथि प्रांगण कहा जाता है। यहाँ पे बाहर से आए हुए लोग ठहरते हैं, लोग विद्वान ठहरते हैं, सन्यासी रुकते हैं। जो आर्य समाज के जो लोग हैं उनके लिए फ्री यहाँ पे अकोमोडेशन रहती है। अच्छा। भोजन की व्यवस्था रहती है। अच्छा। हमारे यहाँ पे कम से कम 6, 7, 8 विद्यार्थी रहते हैं जो गुरुकुलों से पढ़ के आते हैं, जो ब्रह्मचारी जो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो उनको रहने खाने पीने का यहाँ पे निःशुल्क प्रबंध किया हुआ है पूरी तरह से। जी जी। हाँ, तो जो भी उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली में आते हैं, क्योंकि घर वाले समझते हैं कि भी हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हमारे बच्चे किसी ऐसी कुसंगति में ना पड़े, तो उनके लिए ये स्थान हमने एक बनाया हुआ है कि जो आए, जितनी व्यवस्था हमारे से हो सकती है हम इसमें करवाते हैं। और इसी तरह मैंने आर्य समाज और भी आर्य समाजों में मैंने कहा है कि आप 4-4, 5-5, 6-6 की व्यवस्था करिए, ताकि जो गुरुकुलों से आने वाले बच्चे हैं उनको ठहरने का एक सुरक्षित स्थान मिल सके। हाँ, क्योंकि दिल्ली की वातावरण हो जाती है तो बच्चों का भविष्य बिगड़ने का खतरा रहता है। तो आर्य समाजों में वो सुरक्षित रहते हैं, खाने पीने से लेकर के रहने सहने से लेकर सारी व्यवस्थाएं। राजकुमार जी, मैं अपने जीवन में लगभग 27-28 आर्य समाज मंदिरों में जा चुका हूँ देश भर में, लेकिन मैं ये कहते हुए वाकई बड़ा अच्छा महसूस हो रहा। आपके हॉल जितना बढ़िया हॉल मुझे कहीं पर नजर नहीं आया। खासकर इस हॉल को तो आपने एक चित्रपट हॉल की शक्ल दे रखी है। इस हॉल का विचार आपके प्रधान होने के नाते देखिए, हॉल तो हमारे यहाँ आर्य समाजों में हमारे से बड़े बड़े हैं। ये करीब 400 गज जगह है। अच्छा। और यहाँ तो दिल्ली में एकड़ों में जगह है आर्य समाज की। आर्य समाजों के पास हमारा शायद ये जगह के हिसाब से देखा जाए तो छोटे आर्य समाजों में आता है, लेकिन आपने मगर इसकी यूटिलिटी इतनी है कि इसमें कहीं सुबह से लेके सायंकाल तक कक्षाएं चलती हैं यहाँ पे। मतलब जैसे योग प्राणायाम की, कथागर से लेकर के नृत्य की, उसमें ताइक्वांडो की, चित्रकला की, कितनी सारी सुबह से लेके हमें तय करना पड़ता है। 1 घंटा भी हमारे पास खाली नहीं है। प्रातः 9 बजे से शुरू होता है। समाजी लोग आमतौर पर 4 वेद जो हजारों साल पहले लिखे गए थे उनको मानते हैं, लेकिन मैं राजकुमार आर्य जी के बारे में बता दूं कि ये पुराने आर्य समाज ग्रंथों का जो आदर करते हैं, साथ में आधुनिक काल से भी कदम से कदम मिला के चलते हैं। इस मंदिर प्रांगण में नृत्य, योगा, क्या गिटार, विभिन्न प्रकार की चीजें और भी योग और भी कई चीजें जो मुझे इस समय याद नहीं आ रही है, वो बच्चों को किताब पढ़ना वगैरह ये सिखाते हैं। ये देखिए, आप सामने देख रहे हैं जो तस्वीर हटा देंगे तो वो पर्दा है, वो करीब। अच्छा। हाँ जी, वो पर्दा है करीब जो सिनेमा हॉलों में लगा होता है। हाँ, बिल्कुल पर्दा है वो। सारा का सारा आप देखेंगे वो 15 फीट बाई 25 फीट का है ये। अच्छा। जब इसके ऊपर हम प्रोजेक्टर लगा हुआ है ऊपर इसमें प्रोजेक्टर लगा हुआ है, हाई प्रोजेक्टर सिनेमा हॉलों में देखते हैं। जैसे जब ये चलता है ना, इसके ऊपर ऐसा लगता है आपको जैसे पीवीआर में फिल्म। अच्छा, बिल्कुल। हमने इसको हाई टेक बनाया हुआ है और बच्चों को प्रेरित करते हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, महर्षि दयानंद खुद नई टेक्नोलॉजी के पक्षधर थे। अच्छा। उन्होंने उस वक्त यानी 1880 में उन्होंने जर्मन से छापा खाना की मशीन मंगवाई थी, जिसे पुष्के छापते हैं। उस साल पहले उन्होंने जर्मनी से मंगवाया था। टेक्नोलॉजी के वो हिमायती थे, तो हम उनके शिष्य होके हम क्यों नहीं हिमायती हो, जिससे हम वेदों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपनी संस्कृति के बारे में बच्चों को बता सके, दूसरों को बता सके। ऐसा हम क्यों नई टेक्नोलॉजी का क्यों इस्तेमाल हम ना करें। तो हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, नई टेक्नोलॉजी और नई पीढ़ी को कदम से कदम मिला के चलते हुए किन किन चीजों का ज्ञान और यहाँ दिया जाता है, सब चीजों का ही दिया जाता है जो मुझे याद ही आ रहा है। हाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, नृत्य से लेकर के, चित्रकला से लेकर के, ताइक्वांडो की क्लास इसमें चलती है और योग प्राणायाम की तो चलती है। कथा घर की एक, जिसमें बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं। संस्कार दर्शन की कक्षा चलती है, जिसमें बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं कि भाई कैसे
कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बड़ों का अभिवादन करना है और किस तरह से घर में जाके बिहेव करना है, ये सारी चीजें उसमें संस्कार दर्शन की। मैं विभिन्न ऐसे मंदिरों में और ऐसे धार्मिक स्थलों में जाता हूँ जहाँ लाइब्रेरी हो, मैं किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ, लेकिन मैं आमतौर पर देखता हूँ किताबें रख दी जाती हैं और एक आदमी बैठा दिया जाता है। जहाँ बच्चों को सिर्फ किताबें रख के संतुष्टि नहीं करी गई, यहाँ बच्चों को किताबें पढ़ने की आदत डाली जाती है और साथ में उस किताब के विषय में उनसे कुछ ना कुछ रिव्यू लिखवाया जाता है और एक दिन तय करा जाता है कि बच्चे उठा के खुद किताबें पढ़े। ये आइडिया बढ़िया सा ये कथा घर के नाम से एक प्रकल्प है जिसमें बच्चों को यही सिखाया जाता है, बच्चों को किताब पुस्तकें पढ़ने के प्रति रुचि पैदा की जाती है कि भाई ज्यादा कुछ टाइम तो वो मोबाइल से दूर रहे। मोबाइल ने तो सब कुछ खत्म कर दिया। यानी बड़ों से बातचीत करना, घर में बैठे हुए कोने में बैठे हुए हैं, कौन उनके पास बैठा है, खाना खाते वक्त भी वो देखते रहते हैं। तो हमने ऐसा कोशिश करी है कि कुछ समय पुस्तकों के प्रति उनका रुझान हो, उनकी रुचि पैदा हो, ऐसा एक प्रकल्प हमारा। आपकी वाकई अति प्रशंसा करूंगा इस मोबाइल युग में जिस तरीके से बच्चे घुसे पड़े हैं और आपने उन्हें किताबों की तरफ प्रवेश हाँ, यहाँ बच्चों को बोलना सिखाया जाता है कि भी किस तरह से भाषण कला सिखाई जाती है, कविताएं पढ़ के सुनाते हैं बच्चे, यहाँ पे सामूहिक गान करते हैं। तो ये सारी चीजें संस्कार दर्शन में, क्योंकि संस्कार ही तो हमारी पूंजी है। अगर हमारे पास संस्कार नहीं है ना भारतीय सभ्यता में, तो हमारे पास शून्य है, कुछ नहीं। हमारे पास संस्कार ही तो विशेष है। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, हम संसार की प्रथम संस्कृति के संवाहक हैं। हमारे यहाँ से संस्कृति गई है संसार के देशों में, बाहर से संस्कृति हमारे को नहीं दी गई, हमने बाहर वालों को दी। ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात। मुल्तान नगर अति वैभवशाली और अति प्रतिष्ठावान लोगों की एक नगरी है, तो इस मुल्तान नगर आर्य समाज मंदिर में सिर्फ इसी एरिया के लोग आते हैं या अन्य एरिया के? नहीं, अन्य एरिया के आते हैं, मगर हमारा विशेष है, हमारा ऐसा लगता है जैसे कोई कार्यक्रम हम करते हैं, जैसे दीपावली का भी कुछ एक कार्यक्रम होता है, दीपावली मेला का होता है, या जैसे 15 अगस्त का, 26 जनवरी का, जब हम कार्यक्रम, जैसे चंद्रयान का हुआ था, चंद्रयान की जब हुआ लैंडिंग हुई थी, तो यहाँ लाइव दिखाया था। अच्छा, लाइव दिखाया था, बच्चों ने यहाँ कितने उत्साह के साथ जैसे लैंडिंग हुई, बच्चे कूद पड़े पूरे हॉल के अंदर, पूरी कॉलोनी के अंदर भारत माता की जय, भारत माता की जय का नारा परिक्रमा करी। वो ऐसा लगता है यहाँ पे जैसे एक परिवार की तरह, जैसे हमारा ये मुल्तान नगर ऐसा है कि जैसे एक बड़ा कुटुंब है। में हैरानी हो रही होगी, चंद्रयान जैसा वैज्ञानिक चीज ऊपर आसमान पे गई खोज के लिए, मतलब विज्ञान, और यहाँ मंदिर से लोग बात खुशी मना रहे थे और साथ में पूरे इलाके के अंदर उस बात का उत्सव मनाया जा रहा था। पूरा खचाखच भर गया था ये, यहाँ तक भीड़ थी, वो लैंडिंग दिखा रहे थे, लाइव दिखा रहे थे। तो इसलिए हम यहाँ पे बड़ा सहयोग। प्रधान जी, ये बात वाकई अच्छी लगी कि आमतौर पर ज्यादातर चाहे सनातनी हो या ज्यादातर धार्मिकता की तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन आपने विज्ञान की तरफ, चंद्रयान की तरफ भी बच्चों को सिखाने के लिए ले जाना शुरू किया मंदिर के द्वारा। देखिए जी, जो हमारे वेद है ना, 4 वेद है, वो विज्ञानी है जी जी। वहाँ जैसे वायुयान से लेकर युद्धपोत से लेकर के जितनी भी शिक्षाएं हो सकती है ना, अल्टीमेट है, सारा का सारा उसमें वर्णन दिया हुआ। हाँ जी, अब आप देखोगे कि वैदिक मैथमेटिक्स है, जैसे वैदिक मैथमेटिक्स एक ये तरह आयुर्वेद है, ये क्या है, मेडिकल साइंस है, पूरा मेडिकल साइंस का पूरा चैप्टर है जी। तो ये जो वेद है ना, वैदिक शिक्षा, ये प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार दुनिया में 80 साल 85 साल पहले हुआ है। हजारों साल पहले सुश्रुत नाम के एक महर्षि ने प्लास्टिक सर्जरी के विषय में वेदों में लिखा कर। बिल्कुल, आयुर्वेद में इसका पूरा वर्णन है कैसे सर्जरी के बारे में, और शल्य चिकित्सा सब कुछ उसके अंदर दी हुई है जी, वेदों के अंदर सब आयुर्वेद में। क्योंकि 4 वेद है, 4 उपवेद है। ये जो आयुर्वेद है ना, ये उपवेद है। अच्छा। हाँ, 4 वेद हैं हमारे, 4 उपवेद हैं, उनमें उपवेद में एक ही आयुर्वेद एक है। तो वेदों की कितनी बड़ी शिक्षा है, इसको तो षड्यंत्र के तहत नकार दिया गया और पीछे रख दिया गया। कुछ महाभारत ने जो ऐसा धक्का लगा आर्यों को, हमारे देश को, अब तक संभला नहीं है। कितने षड्यंत्र किए गए, मिलावटें की गई, ग्रंथों में मिलावट की गई, महाभारत में मिलावट की गई, आपका रामायण में मिलावट की गई, कितने ग्रंथों में हमारे, मगर वेदों में मिलावट नहीं हो सकी, क्योंकि वेद का एक मंत्र भी नया नहीं बन सका, इतना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है। ये अपौरुषीय है, यानी ईश्वर का बनाए हुए है, किसी मनुष्य के बनाए हुए नहीं है वेद। हाँ, तो ये तो ऋषि मुनियों ने सिद्ध करके बताया है, और जो लोग पढ़ते हैं, जो इसके अंदर जाते हैं, तह में जाते हैं, वो वाकई मानते हैं कि वाकई किसी इंसान के बस का काम नहीं है।
आर्य जी, आप बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छे फंक्शन चला रहे हैं, इस मंदिर से जुड़े बच्चों की, ये भी इमारत भी बड़ी सुंदर बना दी है। ये अकेले हम ये मान के चलें कि रन रहा है, ये एक टीम वर्क रहा? नहीं, ये टीम वर्क से ही होता है, सबका ही सहयोग है। जितने भी हमारे मुल्तान नगर वासी हैं, सबने सवेरे जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, जो बच्चे हैं, चाहे आर्थिक सहयोग देना हो या मानसिक बिल्कुल देना हो। नहीं, सबके सहयोग से ही बना है। वो तो एक व्यक्ति तो एक माध्यम होता है ना, उसके निरीक्षण में वो चलता है, उसके नेतृत्व में चलता है। बाकी सहयोग, बिना सहयोग के तो कुछ नहीं हो सकता, अकेला आदमी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं कर। अंतिम बात की तरफ आते हैं, आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। इस समय तो यज्ञ का दृश्य हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं, इसके बाद अन्य क्या क्या होना है? इसके बाद तो जी ये एक्चुअली हमारा जो है ना, ये एक भजन संध्या का हम करते हैं कार्यक्रम। अच्छा। पंडित जी की स्मृति में, इनकी पुण्य स्मृति के अंदर एक हम भजन संध्या का कार्यक्रम रखते हैं। आज भी भजन गायक मुकेश शास्त्री जी आज हाँ, जो आए हुए हैं, तो ये एक भजन संध्या का कार्यक्रम है। ये करीब 2 घंटे चलेगा और उसके बाद में फिर ऋषि लंगर रहेगा, उसमें खान पान का भोजन करवाया जाएगा लोगों, जो आने वाले लोग हैं। तो ये इसका काम। धन्यवाद, थैंक यू। Om Satyam